Hello friends, class 10th physics chapter 3rd sources of energy. We have already known about sources of energy in previous video part 1st and 2nd, the conventional source of energy like fossil fuels, petroleum, coal and natural gas. We have already known about in previous video part 2nd, the non-conventional source of energy, alternative source of energy like wind energy and hydroelectric energy. Today I will discuss about the सोलर एनर्जी. आज हम लोग सोलर एनर्जी पे आते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का जो मुख्य हमारा स्रोत है, सोर्सेस है, क्या है? हमारा सन है. ये बिलियंस ईयर्स एगो से ही हमको हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी के रूप में सन से हमें ऑब्टेन होती है और ये लगभग बिलियंस ईयर्स आफ्टर भी हमें मिलती रहेगी. तो सोलर एनर्जी हमारा क्या है? एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है या अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है. इसको हम कह सकते हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी है. तो क्या है? द सन प्रोवाइड्स अस टू हीट एंड लाइट एनर्जी. सन क्या करता है? सन प्रोवाइड्स करता है हीट एंड लाइट एनर्जी. ठीक है ना? तो सन प्रोवाइड्स टू हीट एंड लाइट एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारा क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो व्हाट इज सोलर एनर्जी? तो वह एनर्जी जो हमें सन से प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी. तो क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट द एनर्जी obtained from sun is called solar एनर्जी. तो हमारी वह एनर्जी जो सन से हमें मिलती है वो सोलर एनर्जी होती है. अब जो सोलर एनर्जी है, ठीक है ना, अब हम आते हैं इस पे. एक जो हमारी एनर्जी क्या है? ये हीट एंड लाइट एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त होती है. क्या होती है? यहाँ पे जो लाइट होती है क्या होती है? रेडिएट होती है. तो रेडिएशन की वजह से हमें एनर्जी प्राप्त होती है. ठीक है ना? तो अब हम आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आता है सोलर कांस्टेंट. ठीक है ना? व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट क्या है? द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received from the sun near the earth space at the average distance between sun and earth is called solar constant. The amount of solar energy received, यहाँ क्या लिख सकते हैं? received from the sun. यहाँ पे मैंने एक वर्ड मिस्टेक किया. क्या है वो? पे सन के जो सन से हमें सोलर एनर्जी अमाउंट का रिसीव्ड होता है वही हमारा सोलर कांस्टेंट है. बट क्या है? ए फ्रॉम द सन पर सेकेंड एंड यहां पे लिख सकते हैं पर स्क्वायर मीटर. ठीक है ना? यहाँ पे एक वर्ड इसमें ऐड कर लीजिएगा. द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर एरिया
यहाँ पे एरिया नियर द अर्थ स्पेस एट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे आते हैं, सपोज करिए हमारा यहाँ पे इस सन है, ठीक है, हमारा सन है, हमारी अर्थ क्या है, अर्थ काफी दूर है, तो हमारा क्या है, ये यहाँ पे आपका सपोज करिए पॉइंट है, तो ये क्या अर्थ जब मूव करती है तो ये पॉइंट भी मूव करता है, ठीक है ना। मॉर्निंग समय में आप यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे हैं, जब मिड टाइम में आता है तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। फिर इवनिंग समय में क्या होता है, जब सनसेट होता है तो क्या होता है, फिर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। ये राइजिंग डिस्टेंस है, ये सेट है, और ये आपका मिड टर्म है। तो हमारा जो एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हीट हमारा एब्जॉर्ब होगा अर्थ स्पेस पे क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो लो होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो आपका हीट क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर लो होगा। तो जो हमारा एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो एवरेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। तो हमारा सोलर कांस्टेंट एवरेज ये अबाउट कितना होता है, अबाउट होता है आपका 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब किलो जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, किलो जूल पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं किलोवाट, क्योंकि किलो जूल पर सेकेंड को किलोवाट, क्योंकि जूल पर सेकेंड क्या होता है, जूल पर सेकेंड हमारा होता है वाट होता है, क्लियर है। तो यहाँ किलो जूल पर सेकेंड को किलोवाट अगर लिख सकते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये अप्रॉक्सीमेट कितना होता है जो सोलर कांस्टेंट है, ये 1.4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। बट ये आपके प्लेस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से ये चेंज होता है, ठीक है ना। तो हमारे कंट्री का जो एवरेज है, ठीक है ना, एवरेज जो सोलर कांस्टेंट है कितना है आपका 6 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 6 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पर सेकेंड है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जब हम 60 यानी यहाँ पे आवर्स का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग ये 6 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर एवरेज है आपके कंट्री का। तो ये हमारा हो गया सोलर कांस्टेंट, ठीक है ना। हम आते हैं अब सोलर एनर्जी डिवाइस पे। नेक्स्ट क्या है, सोलर एनर्जी डिवाइसेस। हमारा सोलर एनर्जी डिवाइस क्या है, तो ए डिवाइस which works on solar energy is called solar energy device. It means वह डिवाइस जो कि सोलर एनर्जी के बेस पे काम करती हो उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी डिवाइस। अगर हम सोलर एनर्जी डिवाइस की बात करें तो हमारे 2 मेन डिवाइस आते हैं। एक आपका आता है सोलर कुकर और सेकेंड आता है आपका सोलर सेल, ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट नाम क्या है, सोलर कुकर। फर्स्ट पे आते हैं सोलर कुकर। कुकर मीन्स क्या होता है, खाना बनाने का सामान, यानी ऐसी डिवाइस जिससे हम खाना बनाते हैं। सोलर कुकर क्या है, सोलर कुकर लिखे तो क्या है, सोलर कुकर इज ए डिवाइस, द सोलर कुकर इज ए डिवाइस which can be used to cook food। क्या होता है, सोलर कुकर इज ए डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग ऑफ heat energy radiated from the sun।
ठीक है ना। सोलर कुकर एक डिवाइस है, ठीक है ना, यहाँ पे ओ है। सोलर कुकर इज ए डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू कुक फूड बाय यूटिलाइजिंग ऑफ हीट एनर्जी। ये क्या है, रेडिएटेड फ्रॉम द सन, जो सन से हमारी हीट एनर्जी रेडिएट होती है, ठीक है ना, उसी का यूटिलाइज करके हम सोलर कुकर में हम क्या बनाते हैं, कुक फूड, यानी आपका भोजन बनाने के लिए यूज होता है, तो उसको बोलते हैं हम सोलर कुकर। हमारा जो सोलर कुकर है ये आता है दो तरह का, एक आता है बॉक्स टाइप सोलर कुकर, और सेकेंड आता है स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर, ठीक है ना। एक बॉक्स टाइप सोलर कुकर होता है, एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर होता है, या इसको बोलते हैं कॉनकेव रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। It is also known by the concave reflector type solar cooker or spherical reflector type solar cooker, और फर्स्ट क्या है, बॉक्स टाइप सोलर कुकर। यहाँ पे बॉक्स टाइप सोलर कुकर, इसका मैंने फिगर बना रखा है। अब यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ये प्लेन मिरर क्या करता है, यहाँ पे जो भी लाइट रेज आती है, ठीक है ना, ये लाइट रेज फ्रॉम सन, लाइट रेज फ्रॉम सन, ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। प्लेन मिरर क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टर है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्लेन मिरर पे अगर कोई भी लाइट आती है तो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ग्लास शीट का कवर ये रखा होता है। अब ग्लास शीट का कवर का क्या वर्क है, ये क्या करता है कि जो भी लाइट इसके अंदर से पास होती है, ठीक है ना, वो ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है ना, ये इसके अंदर से ट्रैप्ड हो जाती है। इंटर तो कर जाती है बट आउट एग्जिस्ट नहीं करती, बाहर नहीं निकलती है, ठीक है ना। यानी ये जो इसके अंदर जाती है वो ट्रैप्ड हो जाती है। इससे क्या होता है, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंसुलेटेड है बॉक्स क्या है, पेंटेड ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना। ब्लैक कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम लाइट, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पॉट है जिसमें हमारा कोई ना कोई फूड यहाँ पे कुक होता है, ठीक है ना। तो इसमें 4 है, एट टाइम इसमें 4 तरह के आप खाना को बना सकते हैं, 4 तरह के फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, इसके जो आउटसाइड है ये भी ब्लैक कलर का पेंट है, और जो इस बॉक्स का जो इनसाइड है, ठीक है ना, इंसुलेटेड बॉक्स है, और ये पेंटेड क्या है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग अबाउट कितना होता है, अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू, ठीक है ना। तो इस बॉक्स टाइप कुकर में, बॉक्स टाइप सोलर कुकर में हम केवल वही फूड प्रिपेयर कर पाते हैं जिसको स्ट्रॉन्गर हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम चपाती बनाएं या कोई चीज फ्राई करें तो उसके लिए क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गर हीट की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पर टेम्परेचर क्या ओनली 100 सेंटीग्रेड टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम पल्स, राइस, ठीक है ना, वेजिटेबल्स, आपका पल्स, राइस, वेजिटेबल्स ये यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना। बट अगर हाई स्ट्रॉन्गर हीट की जरूरत होती है तो हमारा बॉक्स टाइप सोलर कुकर डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द नीड ऑफ फ्राई और मेक बेकिंग चपाती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं रिफ्लेक्टर, यहाँ पे स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप आपका सोलर कुकर। उसमें जनरली क्या होता है, जो स्फेरिकल होता है क्या होता है, इसको हम कॉनकेव भी बोलते हैं, कॉनकेव रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ प्लेन मिरर की जगह पे क्या हो जाता है, एक इस तरह का यहाँ पे एक कॉनकेव, जो आप डिश एंटीना देखते होंगे ना घरों पे लगा होता है, उसमें क्या होता है अंदर से दबा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव
शेप में, तो कोई कॉनकेव शेप में उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है? उसकी प्रॉपर्टीज ये होती है, जैसे सपोज करिए आपका ये डिश एंटीना इस तरह का है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्नल रिसीव करेगा होता, तो जो भी लाइट रेज या जो भी सिग्नल्स इस पे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, ये सारे सिग्नल जो कि पैरेलल में आते हैं फोकस पे आके, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लाइट रेज आती है, ठीक है ना, जो भी लाइट रेज पैरेलल में आती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, ये यहाँ के सारी लाइट एक जगह कंसंट्रेट होके एक फोकस पे आके कलेक्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में हमारी हीट एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी जो रिफ्लेक्टर आपका प्लेन मिरर था, तो यहाँ क्या था, रिफ्लेक्टर प्लेन में क्या था, एक इवरी जगह, इवरी प्लेस पे क्या था, ये सभी जगहों पे क्या था, एक समान टेम्परेचर बनाता था, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टर टाइप होगा तो क्या होगा, एक स्ट्रांगर हीट जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रांगर हीट जनरेट करेगा, तो जब स्ट्रांगर हीट प्रोड्यूस होगा तो उस समय हम अपना फ्राइड और चपाती भी बना सकते हैं। तो जब हमें स्ट्रांगर हीट का रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे हमें बेकिंग चपाती या हमें कोई फ्राई करना है, तो वहां पे हम रिफ्लेक्टर टाइप वाला सोलर कुकर यूज करेंगे, ठीक है ना, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर टाइप सोलर कुकर। बट जहाँ पे केवल हमें वेजिटेबल्स, राइस, पल्सेस, इस तरह का जो लो टेम्परेचर पे भी हमारा फूड कुक हो जाए, तो वहां पे हम बॉक्स टाइप सोलर कुकर यूज करते हैं। दोनों कुकर में केवल यही डिफरेंस है कि वो स्ट्रांगर हीट प्रोड्यूस करता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे स्ट्रांगर हीट का रिक्वायर हो, और जहां पे स्ट्रांगर हीट का रिक्वायर नहीं है, तो वहां पे हम बॉक्स टाइप सोलर कुकर यूज करते हैं। हम अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। हमारे क्या एडवांटेज है सोलर कुकर की, तो यहाँ पे हम एडवांटेज को राइट करते हैं। देखिए सोलर कुकर का एडवांटेज फर्स्ट क्या है, द यूज ऑफ सोलर कुकर क्या करता है, द यूज ऑफ सोलर कुकर और कुकिंग फूड सेव्स, क्या सेव करता है, प्रीसियस फ्यूल्स लाइक कोल, केरोसिन एंड एलपीजी। हमारा जो सोलर कुकर यूज होता है फूड कुकिंग करने के लिए, तो हमारा ये सेव करता है जो हमारे प्रीसियस फ्यूल्स हैं, जो कि एग्जॉस्टेड फ्यूल्स हैं, उनको वो एक तरह से सेव करता है ताकि ये हमारा लंबे समय तक यूज हो सके, ठीक है ना। सेकेंड क्या, द यूज ऑफ सोलर कुकर does not produce any smoke, क्योंकि ये सनलाइट की एनर्जी से यहाँ पे कुकर काम करता है, तो यहाँ पे कोई स्मोक, क्योंकि कोई चीज बर्न होता नहीं है, इसलिए कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। सो इट डज नॉट पोल्यूट एयर, इसलिए एयर को ये पोल्यूट नहीं करता है। थर्ड आते हैं, थर्ड क्या है, द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड do not get destroyed. थोड़ी राइटिंग पुअर है, फिर भी क्लियर है। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, जो हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हमारा सोलर कुकर है वो लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। बट ये लो टेम्परेचर पे काम करता है, तो यहाँ पे जो भी हमारा फूड कुक होता है तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स हमारे डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो यहां लिख सकते हैं बिकॉज द फूड इज कुक्ड इन सोलर कुकर
at comparatively lower टेम्परेचर। ठीक है ना। आपका क्या है, up to 4 foot cooked in solar cooker at the same time up to 4 food is cooked in solar cooker at the same टाइप। आपने देखा था बॉक्स टाइप में, ठीक है ना। यहाँ पे जो बॉक्स टाइप था क्या था, इसमें 4 आपके बॉक्स बने थे, ठीक है ना, छोटे छोटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 4 तरह के फूड्स एक ही बार में एक ही समय में आप कुक कर सकते हैं। सपोज करिए इसमें हमने राइस रख दिया, इसमें पल्स रख दिया, इसमें वेजिटेबल्स रख दिया, इसमें कोई और आइटम्स फूड का रख दिए, तो हमारे चारों क्या होंगे, एक साथ एक ही समय में कुक हो जाएंगे। तो एक बेनिफिट क्या है, एक एडवांटेज क्या है, अप टू 4 फूड इज कुक्ड इन सोलर कुकर एट द सेम टाइम। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द सोलर कुकर। अब हम इसमें आते हैं कुछ डिसएडवांटेज, ठीक है ना। हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो अभी हमने एडवांटेज देखा, अब थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज को भी जान लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। हमने एडवांटेज पढ़ा, अब थोड़ा सा डिसएडवांटेज देख लेते हैं। हर चीज में एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो क्या है फर्स्ट डिसएडवांटेज, क्या, द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग नाइट। क्योंकि रात में हम सोलर कुकर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर कुकर तभी वर्क करेगा जब तक सनलाइट उसके ऊपर आएगी। तो एक डिसएडवांटेज क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या, कि नाइट में वर्क हम नहीं कर सकते, सोलर कुकर का इस्तेमाल हम या यूज हम नाइट में नहीं कर सकते। सेकेंड क्या, द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग क्लाउडी डे। ठीक है ना। हमारे स्काई में क्या, जब क्लाउड हो तो उसमें सनलाइट हम रिसीव नहीं करते, तो जब सनलाइट रिसीव नहीं होगी तो हमारा सोलर कुकर वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वहां पे हम सोलर कुकर का यूज नहीं कर सकते जहां पे क्लाउडी डे हो या नाइट हो, ठीक है ना। एक ड्रॉबैक क्या है, द रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर has to be changed time to time to keep its facing the sun। जो हमारा रिफ्लेक्टर है सोलर कुकर का, उसको हमको टाइम टू टाइम क्या करना होता है, चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा अर्थ क्या करता है, मूव करता रहता, हमारी अर्थ क्या है, मूव करता रहता। तो यहाँ पे जब सन है तो हमारा यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर का इस समय रिसीव इधर से हो रहा लाइट, फिर हमारा जब चेंज होता रहता तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारा अर्थ मूव करता तो हम रिफ्लेक्टर को सन के सामने हमको घुमाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ जो रिफ्लेक्टर का जो पोजिशन है, तो जो रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर हैज टू बी चेंज टाइम टू कीप इट्स फेसिंग द सन। उसका जो फेस है हमेशा सन की तरफ रखना पड़ता है। फोर्थ इसका एक ड्रॉबैक है, अगर आपका सोलर कुकर बॉक्स टाइप है तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर
बेकिंग और फ्राइंग फूड। ठीक है ना। यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्गर हीट की अगर जरूरत है तो वहां पे हम बॉक्स टाइप सोलर कुकर को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर है इसका एक ड्रॉबैक है कि हम इसको बेकिंग यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हीट की जरूरत है या फ्राइंग फूड। ठीक है ना। बेकिंग में क्या, या मेकिंग चपाती, जो हम चपाती बनाते हैं, चपाती तैयार करते हैं, तो उसमें हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे डिसएडवांटेज है। अब आते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या है? तो सोलर सेल एक डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं इसको। सोलर सेल इज ए डिवाइस which converts solar energy directly into electricity। एक ये डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, या सोलर एनर्जी को। तो अब यहाँ डिवाइस मैंने पहले से बना रखा है। यहाँ पे क्या देखिए, दो लेयर है। एक ये लेयर है, ठीक है ना, आपका ये सिलिकॉन बोरान लेयर है, ठीक है ना, यानी सिलिकॉन और बोरान, ठीक है ना, दोनों इससे मिलकर बना हुआ लेयर है। और दूसरा क्या है, ये सिलिकॉन और आर्सेनिक से मिलकर बना हुआ लेयर है। तो ये आपका लेयर जो सिलिकॉन आर्सेनिक है, वहां से एक सोल्डर वायर करके हमारे यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। ये सोल्डर वायर है, ठीक है ना। जो ये वायर सोल्डर होता है, जनरली इसमें हम सिल्वर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो ऊपर जो टॉप लेयर है वो क्या है, सिलिकॉन जो बोरान से मिलकर बना हुआ लेयर है। ये क्या, जब इस पे हमारी लाइट रेज आती है, फॉल होती है, तो क्या होता है, ये यहाँ पे सोलर एनर्जी क्या है, एज ए लाइट के फार में जब फॉल होता है तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है। जब हीट प्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लिबरेट होते हैं, ठीक है ना, इलिमिनेट होता है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहाँ से इलिमिनेट होता है, लिबरेट होता है, तो क्या होता है, ये पाथ पूरा करता है। सपोज करिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही स्मॉल होता है। कितना होता है, 0.5 वोल्ट का होता है, ठीक है ना। तो अगर हम सिंगल सेल की बात करें, ये क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है ना। तो सिंगल सेल क्या है, बेहद वीक है। तो क्या है, अगर सिंगल सोलर सेल है, सिंगल सोलर सेल प्रोड्यूसेस a small amount of electricity, ठीक है ना। सिंगल सोलर सेल प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे अगर सिंगल सेल है तो केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल इनके बीच का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, 0.5 वोल्ट है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे सेल को इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे बहुत से सेल ऐसे इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इस सारे छोटे छोटे सेल को क्या करते हैं, एक दूसरे से हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। एक कनेक्ट करके, ठीक है ना, अब ऐसे अब यहाँ पे सबको कनेक्ट करके क्या करेंगे, एक लार्ज सेल तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। एक लार्ज सोलर सेल जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सोलर प्लेट जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल भी है, आप देखेंगे तो सोलर प्लेट का यूज भी हो रहा है। तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे आते हैं, एक चुने में क्या होता है, ये आपका 240 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 1 मीटर स्क्वायर का सोलर प्लेट है तो उससे हम मैक्सिमम 240 वाट हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम ग्लास प्लेट की बात करते हैं, क्या होता है ग्लास प्लेट के अंदर, क्या होता है, ग्लास शीट जो लगा होता है तो क्या होता है, इसमें जो हीट आती है, जो लाइट रेज आती है, क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना। ट्रैप होने की वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे
यहाँ पे जो मैंने फंक्शन अभी जस्ट बताया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है और ये सर्किट पूरा करता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करके हम सोलर प्लेट बनाते हैं जो हमको लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो अगर पर मीटर स्क्वायर है तो क्या है, लगभग 240 वाट पर मीटर स्क्वायर है आपका सोलर सेल से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज में। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स। हमारे जो सोलर सेल्स हैं इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सोलर सेल works on solar energy. So the solar energy is available free of cost. एक तो पहला एडवांटेज है कि जो हमारा सोलर सेल है वो सोलर एनर्जी पे वर्क करता है, ठीक है। तो हमारा जो सोलर एनर्जी क्या है, ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी हमें कॉस्ट नहीं देनी है। सेकेंड क्या है, हमारा जो सोलर सेल्स है, ठीक है ना, हमारा जो सोलर सेल है इट हैज, सेकेंड है इट हैज लो मेंटेनेंस because in solar cell does not require any moving पार्ट। चूंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो उसका जो मेंटेनेंस भी है क्या है, काफी लो है। बिकॉज इन सोलर सेल डज नॉट रिक्वायर एनी मूविंग पार्ट, उसमें कोई मूविंग पार्ट की आवश्यकता नहीं है। थर्ड में हम आते हैं, इट वर्क्स क्वाइट, इसका जो वर्क है ये काफी सेटिस्फैक्टरी वर्क है, ठीक है ना। एंड अगेन फोर्थ क्या है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर रिमोट एरिया। वेयर लाइन ऑफ transmission line, power transmission line is difficult and very expensive. इसके मेन एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि जो सोलर एनर्जी पे वर्क करता है जो कि हमको फ्री ऑफ कास्ट पे अवेलेबल है। सेकेंड क्या है, इसका मेंटेनेंस क्या है, काफी लो है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग या मूविंग पार्ट नहीं है। थर्ड है कि ये क्वाइट सेटिस्फैक्टरी वर्क करता है और यह रिमोट एरिया के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि जहां पे ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन लाइन डिफिकल्ट है या वहां पे जहां पे काफी एक्सपेंसिव है वहां के लिए हमें एक काफी यूजफुल है। तो ये आपके एडवांटेज हो गए सोलर सेल के, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेज में भी कुछ आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स। सोलर सेल्स का डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना, ये बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए क्या है, आपके तीन रीजन, एक एक्सपेंसिव है, इसके थ्री रीजन है। फर्स्ट क्या है, ये सिलिकॉन, बोरॉन और सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर से मिलकर बना होता है, तो हाई ग्रेडेड सिलिकॉन होता है, हाई ग्रेडेड
silicon is used to make solar cell, so it is very expensive. ठीक है. सेकेंड क्या होता है? used wire for soldering as a सिल्वर मेटल, या लिख सकते हैं सिल्वर मेटल वायर, सिल्वर मेटल wire is used for soldering, so it is very expensive metal. ठीक है ना. हमारा जो सिल्वर क्या है, एक एक्सपेंसिव मेटल है, क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ पे यूज कर रहे थे तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, जो निगेटिव टर्मिनल, जो कनेक्टिंग वायर होता है, ये क्या है, इसमें हम सिल्वर मेटल का वायर यूज करते हैं. और सिल्वर मेटल का जो वायर है क्या है, एक्सपेंसिव है. ये सिंगल सेल के लिए ऐसे हम लार्ज नंबर ऑफ सेल इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना. 1 मीटर स्क्वायर में लार्ज नंबर ऑफ सेल इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं. तो वहां पे हम क्योंकि सिल्वर वायर यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर मेटल इज द गुड कंडक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, हम यूज करते हैं. और तीसरा, थर्ड क्या है, थर्ड हमारा यह है कि कंप्लीट प्रोसीजर, complete procedure to make a solar cell is very expensive. ठीक है ना. इसको कंप्लीट जो प्रोसीजर तैयार करने में, सोलर सेल को जो कंप्लीट प्रोसीजर तैयार करने में यूज होता है, वो भी हमारा काफी महंगा है. तो हमारे थर्ड रीजन है. तो फर्स्ट क्या है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. और सेकेंड हमारा क्या है, the efficiency is very low. Efficiency is very low. इसका जो एफिशिएंसी है क्या, काफी कम है, क्योंकि जितनी लाइट रिसीव्ड होती है उस सोलर एनर्जी का केवल 25% ही कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमारा 3/4 जो एनर्जी है हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है. तो इट कैन बी यूज्ड, it can use only 25% of solar energy to convert electricity. ये केवल 25% ऑफ सोलर एनर्जी को ही कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में. तो एक डिसएडवांटेज है कि इफिशियंसी इसकी काफी लो है. ठीक है. और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है. ठीक है ना. तो एक एक्सपेंसिव और इफिशियंसी, ये दो लो है इसके जो मेन डिसएडवांटेज है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ सोलर सेल्स. ठीक है ना. हमारे सोलर सेल्स के हमारे यूज कहाँ कहाँ होते हैं, इसको भी देख लेते हैं. लिख लेते हैं इसको. सोलर सेल्स आर यूज्ड for providing electricity. सोलर सेल से हमें क्या, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड space probes. Solar cells are used for providing electricity यहाँ पे to artificial satellite and space probe. जो हमारे artificial satellite जो ऊपर जाते हैं वहां पे हमारी कोई ट्रांसमिशन लाइन तो जाती नहीं है. तो वहां पे जो सैटेलाइट को रन करता है, जिसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, उसके लिए क्या हम सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं सोलर सेल के द्वारा, ताकि हम वहां पे
जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है उनको हम ड्राइव कर सकें। तो यहाँ पे सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सेकेंड आते हैं सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट एरिया। रिमोट एरिया, हम जहां पे रिमोट एरिया है वहां पे भी हम सोलर सेल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। वेयर द नॉर्मल पावर ट्रांसमिशन लाइन्स डू नॉट एग्जिस्ट। जहां पे हमारी नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसे रिमोट प्लेस पे, ऐसे रिमोट एरिया पे भी हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं। थर्ड हम आते हैं सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी as lighting in the sea। ठीक है ना, लाइटिंग स्टेशन, यहाँ पे लाइटिंग। ठीक है, हमारा जहाँ सी में जो वर्क होता है, समुद्र के बीच में जहाँ वर्क होता है वहां पे हमारा कोई पावर ट्रांसमिशन लाइन नहीं होती है, तो वहां ऐसे जगहों पे हम सोलर सेल का इस्तेमाल करके वहां पे लाइटिंग हाउस या लाइटिंग स्टेशन बनाते हैं। वहां पे भी हम सोलर सेल का ही यूज करते हैं। और कहाँ के यूज करते हैं? सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी। यानी टीवी मीन्स टेलीविजन, यहाँ पे रेडियो है, यहाँ पे रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम इन रिमोट प्लेसेस। जहां पे रिमोट प्लेसेस है वहां पे रेडियो और टीवी का जो ट्रांसमिशन होता है उस प्रोग्राम को भी हम यहाँ पे सोलर सेल्स ही यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज यूज और क्या है? सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर ट्रैफिक कंट्रोलर, लाइट, वॉचेज एंड टॉयज। ठीक है ना, कुछ घड़ियों में भी यूज होता है, आपका खिलौनों में यूज होता है, और जो हमारी ट्रैफिक लाइट कंट्रोल होती है, ठीक है ना, जो हमारी ट्रैफिक लाइट कंट्रोल होती है उसमें भी हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में, घड़ियों में, वॉच में एंड टॉयज में। ठीक है, तो ये हमारे उसके यूज है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन द सोलर एनर्जी एंड द एनर्जी बाय फॉसिल फ्यूल्स। हमारे जो फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी हमें बर्निंग करके जो ऑब्टेन करते हैं और हमारा जो सोलर एनर्जी है, दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है? ठीक है ना, हम इसके डिफरेंस पे थोड़ा सा आते हैं। अब इधर हम ले लेते हैं सोलर एनर्जी और हमारा इधर हो गया फॉसिल फ्यूल्स। एक कॉलम बना लेते। अगर यहां पे देखा जाए तो क्या है हमारा सोलर एनर्जी? क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। क्या है? इट इज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इधर क्या है? ये आपका नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर? सेकेंड आते हैं। सेकेंड में क्या? सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन।
solar energy does not cause any pollution. लेकिन यहां पे क्या है, बर्निंग ऑफ fossil fuels causes pollution in air. ठीक है, अब यहां पे क्या है, it is available in diffused form. ये क्या है, ये हमको अवेलेबल हो सोलर एनर्जी क्या है, एक डिफ्यूज फॉर्म में है, ठीक है ना, पूरा ऑल ओवर अर्थ पे हमारा एक फैला हुआ है, डिफ्यूज फॉर्म में है। बट यहाँ पे क्या है, इट इज अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है ना, जहां पे है वहां पे हमारा एक कलेक्ट मोड में है, हम वहां से इसको आसानी से निकालते हैं, जैसे भी कठिनाई से निकालते हैं। बट यहाँ पे है कहाँ पे, एक कंसंट्रेटेड मोड में है, ठीक है ना, तो इट इज अवेलेबल इन कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जबकि ये अवेलेबल है क्या, एक डिफ्यूज फॉर्म में, ठीक है ना, एक जगह एक कलेक्ट नहीं है, हमको चारों तरफ एक समान फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है, सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली डे टाइम। इसका क्या है, सोलर एनर्जी को केवल हम दिन के समय ही यूज कर सकते हैं, इसको रात में यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट क्या है, इट कैन बी यूज्ड ऑल टाइम, इन कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइम, इसको हम किसी भी समय कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंस है आपके फॉसिल फ्यूल्स वाले एनर्जी में और सोलर एनर्जी में। नेक्स्ट आते हैं हम बायोमास पे। बायोमास, व्हाट इज बायोमास? तो द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज and the waste material of animals are called बायोमास। हम यानी बायोमास किसको बोलते हैं? जैसे हमारा डेड पार्ट्स प्लांट्स के हों या ट्रीज के हों, या फिर हमारा जो वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जो कैटल हो, जो हम पेट एनिमल्स हैं, जैसे काऊ हुआ, बफेलो हुआ, उसके जो काऊ डंक हुए, ठीक है ना, इस तरह के वेस्ट मटेरियल्स आपके एनिमल्स के, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बायोमास, ठीक है ना। तो बायोमास क्या है, जनरली कह सकते हैं बायोमास is the organic matter is used as a फ्यूल, जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, किस लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी। बायोमास क्या है? बायोमास इज द एक ऑर्गेनिक मैटर है, सब क्या हमारे जो डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के हैं, ट्रीज के हैं, वेस्ट मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स हैं, दीज आर ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी के लिए। तो बायोमास कंटेंट्स क्या करता है? बायोमास कंटेंट्स वुड्स, इसमें वुड्स आ जाएगा, एंड एग्रीकल्चरल वेस्टेज एंड काउ डंग। हम यहाँ पे
एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं, वुड्स हो गया, आपका काउ डंक हो गया, वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, जो क्रॉप्स के हमारे रिजिडियो हो गए, ठीक है ना, जो रिजिडियो होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, काउ डंक हो गया, काउ डंक यहाँ पे काउ डंक, बफेलो डंक, ठीक है ना, सब एक ही, बट काउ का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये लार्ज नंबर में कंट्री में अवेलेबल होती है, ठीक है ना, लगभग ये कैटल जो है हमारा सबसे फेवरेट पेट एनिमल है, ठीक है ना, जो लगभग विलेज एरिया में हर घरों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा बायोमास क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हैं इसमें कौन सा एनर्जी होता है, एक केमिकल एनर्जी होती है, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, या तो कार्बन या हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हमारा ये आपका जनरली कार्बन और हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में हमारा केमिकल एनर्जी के रूप में हमारा बायोमास में अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक वर्ड हमारा आया था वुड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम वुड के विषय में देख लेते हैं कि वुड क्या है, वुड फ्यूल है, देख लेते हैं वुड। वुड क्या है, वुड एक हमारा गुड फ्यूल है जो डोमेस्टिक पर्पज में यूज होता है, जो ट्रीज का पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है, वो हमारा वुड होता है, जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। बट इसमें क्या है, थोड़ा इसके लिमिटेशंस है, ठीक है ना। लिमिटेशंस क्या है, इसके एक फर्स्ट लिमिटेशन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड is very low, about 17 किलोजूल पर ग्राम। इसका मतलब पर यूनिट मास में जो हमको कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी क्या है, काफी लो है। सेकेंड क्या है, द बर्निंग ऑफ वुड, द बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस a large amount of स्मोक। हमारा जब वुड बर्न होता है तो इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक आता है, which causes pollution of air, इसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पे जो वुड है, ठीक है ना, हम इसको कुछ इसमें प्रोसेस करके क्या करते हैं, इसको हम चारकोल में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। द कन्वर्जन ऑफ वुड इन क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे आता है चारकोल क्या है, तो चारकोल जो है, चारकोल इज प्रिपेयर्ड बाई, चारकोल इज prepared by the burning of wood, the burning of wood in the presence of a very small amount of एयर, ठीक है ना। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब जब ये चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके अंदर जो वाटर्स और कुछ जो वोलाटाइल मटेरियल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो जब ये चेंज हो जाता है क्या होता है, इट removes the water and volatile materials, ठीक है ना। इसमें से वोलाटाइल मटेरियल्स और वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो क्या होता है, अब जो चारकोल हमारा बनता है, ठीक है ना, तो एक बेटर फ्यूल दैट वुड हो जाता है। चारकोल इज बेटर फ्यूल दैट वुड। भाई क्यों होता है, तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा राइट कर देते हैं, कॉपी पे राइट कर लीजिए।
देखिए इसका रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन क्या है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल इज हायर देन वुड। कितना हो जाता है, अबाउट हो जाता है 33 किलो जूल पर ग्राम। उसका क्या था, 17 किलो जूल पर ग्राम था। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इंक्रीज हो गया, ठीक है। और सेकेंड क्या है, जब ये चारकोल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो चारकोल, द बर्निंग ऑफ चारकोल does not produce any smoke, ठीक है ना, इसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। और थर्ड क्या है, इट कैन बी easy to handle and एक कंपैक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। चारकोल इज इन, यहाँ पे लिख सकते हैं, चारकोल इज इन ए compact form, so easy to handle and convenient to use। इसको हम यूज करने में आसानी होती है और इसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े के पार्ट में होता है, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट क्या था कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो जाती है चारकोल जब बनता है तो। सेकेंड है कि इसमें कोई स्मोक नहीं होता, तो इट डज नॉट कॉज does not cause any pollution of air। इसकी वजह से कोई भी एयर में पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये हमारे चारकोल के बेनिफिट है, किसके कंपेयर में, वुड के कंपेयर में, ठीक है ना। तो अभी हम जो बायोमास में, अब हम आते हैं सीधे बायोगैस पे। इस बायोगैस पे आते हैं जिसको हम गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं। तो बायोगैस क्या है, बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ, इसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, इस गैस में आपका मेनली मीथेन होता है, मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। ये मिक्सचर होता है मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें जो मीथेन का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, CH4, ये मीथेन होता है। यही हमारा लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है ना, ये 75% होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा बायोगैस है, ये कैसे होता है, बायोगैस is produced by anaerobic degradation like cow dung, wastage of plants in the presence of water।
ठीक है ना। जो एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर में, तो उसी से हमारा प्रोड्यूस होता है। अब एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या है? जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है ना, अब्सेंस ऑफ एयर में, जो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है वेस्ट मटेरियल का डिकम्पोजिशन इन अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक डिग्रेडेशन, ठीक है ना। तो हम आते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन। अब एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है, इसको भी हम राइट करते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ waste materials like cow dung, oats and wastage of agricultural ठीक है ना, like cow dung, oats and wastage of agriculture in absence of air by bacteria is called आपका एनारोबिक हमारा एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक आपका काउ डंक, या आपका डब्ल्यू है, ठीक है, काउ डंक, ओट्स, वेस्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल लाइक क्या है, जो क्रॉप्स के हमारे रेजिड्यू होते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एयर के जो अब्सेंस में होता है, ठीक है ना, कौन से, एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या है? हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिख सकते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो यहाँ बायोगैस प्रोड्यूस किसके तरह होता है, ये आपका एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है। अब एनारोबिक डिग्रेडेशन क्या होता है, जिसमें डिकम्पोज होता है आपका वेस्ट मटेरियल। जब आपका वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज होता है आपका एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा, तो फॉर्म होता है बायोगैस में। अब बायोगैस क्या होता है, बायोगैस द मिक्सचर ऑफ आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें हमारा मीथेन क्या होता है, मीथेन जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ, इसमें हमारा मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब आपके 25% में अवेलेबल होते हैं। ये आपका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है आपका ये मीथेन है, ठीक है ना। तो हम अब आते हैं आपको बायोगैस का कैसे वर्क करता है। हम नेक्स्ट आते हैं बायोगैस प्लांट। यहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, हम यहाँ बायोमास पढ़ रहे थे, तो बायोमास एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बायोमास इज कॉल्ड बायोमास एनर्जी। अब जस्ट यहाँ पे बायोगैस है, हमने बायोगैस पे अभी जस्ट डिस्कस किया था। अब आते हैं बायोगैस प्लांट। एक प्लांट कैसा होता है, तो मैंने यहाँ पे पहले से एक फिगर बना रखा है। इसमें क्या होता है, देखिए आपका एक इनलेट चैम्बर है, आपका एक आउटलेट चैम्बर है, और ये आपका जो आपका अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक है, ठीक है ना, जिसके ऊपर में क्या है, एक पाइप लगी हुई है जिसपे गैस वाल्व लगा हुआ जो कंट्रोल करता है। अब ये आपका यहाँ से बायोगैस आपका बाहर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनलेट चैम्बर में आपका ये क्या, इनलेट चैम्बर किससे जुड़ा हुआ है, एक मिक्सिंग टैंक से जुड़ा हुआ है। एक मिक्सिंग टैंक में क्या होता है, मिक्सिंग टैंक जो आपका, ये सारा कुछ किससे, कंक्रीट से बना हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। ये सब आपकी जो बाहरी आपका वाल है क्या है, ये सब कंक्रीट से मेड है। अब यहाँ पे मिक्सिंग टैंक पे क्या होता है, काउ डंक और वाटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्स करते हैं। जब काउ डंक वाटर मिक्स होता है तो ये क्या होता है, मिक्स होकर क्या जाता है, ये जाता है डाइजेस्टर टैंक में। अब यहाँ टैंक में क्या होता है, जब ये इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे इकट्ठा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये अब्सेंस ऑफ एयर में इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक डिग्रेडेशन। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बायोगैस या गोबर गैस भी बोलते हैं,
क्योंकि ये गैस हमें गोबर से प्राप्त होती है, इसलिए इसको गोबर गैस के भी नाम से जानते हैं या बायोगैस के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, इस चैम्बर में एक आपका कलेक्ट होता है, ठीक है ना। ये जब गैस यहाँ पे कलेक्ट होती है, यहाँ वाल्व से क्या होता है, इसको हम रेगुलेट करके बाहर यूज कर लेते हैं। तो इस गैस को हम बाहर यूज कर लेते हैं, और जो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे जब इसमें से आपका जो मिक्सिंग मटेरियल्स है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, ये क्या होता है, फिर आउटलेट से हमारा यहाँ से ये बाहर हो जाता है। बाहर क्यों होता है, जब यहाँ पे गैस जब बनती है तो चूंकि यहाँ से वाल्व जब हमारा बंद रहता है, क्या होता है, ये प्रेशर बनाती है, चूंकि बाहर निकल नहीं पाती है, तो प्रेशर बनाने क्या होगा, ये स्लरी मटेरियल होता है, तो ये क्या होता है, इस पे प्रेशर पड़ता है, तो ये क्या होता है, आउटलेट से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें उतनी चैम्बर में गैस इकट्ठी होती है, फिर हम इसको डेली यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम मिक्सिंग से यहाँ से जाता है, तो जो एक्सेस हमारा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या होता है, गैस बनने के बाद यहाँ से आपका आउटलेट चैम्बर से क्या होता है, आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह वर्क करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बायोगैस के हमारे यूज क्या क्या है। अब हम आते हैं यूज ऑफ बायोगैस। हमारे बायोगैस के क्या क्या यूज है, तो यहाँ पे हम इसको राइट कर लेते हैं। फर्स्ट यूज क्या है, बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। हमारा फर्स्ट यूज क्या है, हम बायोगैस का हम फूड को कुक करने के लिए भी यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये कुकिंग फूड में इसका जो हम यूज करते हैं, तो ये क्या है, इट इज द गुड फ्यूल फॉर द कुकिंग पर्पज। बिकॉज क्या है, क्योंकि जब हम इसको तैयार करते हैं, इसमें क्या क्या एडवांटेज है। अगर हम कुकिंग फूड के रूप में अगर बायोगैस को यूज कर रहे हैं, तो क्या है, इट इज ए गुड फ्यूल because calorific value is हाई। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हाई है, अबाउट 40 to 50 किलो जूल पर ग्राम है। अब यहाँ पे सेकेंड आता है बायोगैस। अभी हम इसी में सेकेंड कर लेते हैं। बायोगैस burns without any smoke, hence does not causes pollution of air। क्या है, बायोगैस हमारा बिना स्मोक के हमारा बर्न करता है, ठीक है ना, इसमें कोई भी स्मोक नहीं होता। थर्ड है बायोगैस बर्न्स कंप्लीटली, सो डज नॉट लीव बिहाइंड एस। इसलिए इसके पीछे कोई भी एस नहीं होता, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में होता है और ये कंप्लीटली बर्न होता है, इसलिए इसमें कोई एस भी नहीं होता, कोई स्मोक नहीं होता, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। अब ठीक है ना, तो ये हमारे क्या ये गुड फ्यूल है, ठीक है। अब आपका इसका जो हम यूज पढ़ रहे थे, फर्स्ट यूज हमारा आ गया बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग फूड। अब ये कुकिंग फूड में क्यों यूज होता है, उसके अगर कंडीशन में कोई क्वेश्चन आ जाते हैं कि बायोगैस हमारा फूड प्रिपेयर करने के लिए अच्छा गैस क्यों माना जाता है, तो उस कंडीशन में आपके 3 पॉइंट है जिसकी वजह से एक गुड फ्यूल है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सेकेंड आते हैं, इसके यूज में क्या होता है, बायोगैस इज आल्सो यूज्ड फॉर लाइटिंग। हम इसको लाइट के भी रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। जो गैस वाले जो पहले देखते होंगे, जो मेंटल आते थे गैस वाले, जो उनके में भी हम इसको जला के हम लाइट कर सकते हैं, तो लाइटिंग के भी रूप में अपना यूज कर सकते हैं। थर्ड आपका है बायोगैस इज यूज्ड फॉर ड्राइव टू इंजन।
इससे हम इंजन को भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके मैकेनिकल इंजन है वहां भी हम बायोगैस से इंजन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज उसका है बायोगैस इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, हम जब ड्राइव इंजन करेंगे तो इसी के साथ जब हम अल्टरनेटर यूज कर लेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होता है। इससे हम इंजन को भी ड्राइव कर सकते हैं। इसका डायरेक्टली यूज हम लाइट के भी रूप में कर सकते हैं और कुकिंग फूड के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, आप यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, बायोगैस इज चीपर, ये सस्ती गैस है आपका, बायोगैस इज ए चीपर एंड मोस्ट कॉमन फ्यूल। अब यहां पे हम जो बायोगैस पढ़ रहे थे क्या है, ए रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि हम इसको रिन्यूएबल कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, क्योंकि जो काऊ का डंक है तो उसी का यूज करके हम, या वेस्टेज ऑफ पावर, वेस्टेज ऑफ प्लांट्स का जो यूज करके हम बायोगैस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारा जो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स को भी हम ग्रो कर सकते हैं, हम एनिमल्स भी ग्रो करके उनके डंक को यूज कर सकते हैं। तो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। तो इसके आपके यूज हो गए। नेक्स्ट आता है कंपेयर बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बायोमास और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को अगर कंपेयर करें, दोनों में क्या हमें ऑप्टेन होगा। अगर बायोमास क्या है, बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट तो क्या है, दोनों हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास गिव्स इन हीट एनर्जी, गिव्स हीट एनर्जी। यहाँ पे बायोमास क्या होता है, हमको हीट एनर्जी गिव करता है, ठीक है ना। बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गिव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी है, और यहाँ पे क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में है, यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी है। अगर यहाँ पे थर्ड बात करें, कंपेयर करें तो क्या है, बर्निंग ऑफ बायोमास, बर्निंग ऑफ बायोमास काजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। ए पोल्यूशन एयर को पोल्यूट कर सकता है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन ऑफ एयर। इसमें कोई पोल्यूशन ऑफ एयर नहीं है, बट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। अभी आप कहेंगे कि अभी इससे पहले तो बताया था कि एयर को पोल्यूट नहीं करता, बात भी सही है, मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम उस कंडीशन में चेक करते हैं जो कि स्मोक नहीं देता है और ये बर्न करने पे कोई पोल्यूशन नहीं करता, ऐश नहीं करता। इसलिए जो स्मोक और ऐश के केस में ये पोल्यूट एयर को नहीं करता है। बट क्या है, हमने बताया था कि केवल मीथेन का परसेंटेज इसमें कितना 75% होता है, बाकी इसमें अदर गैसेस होती है। जब हम काउ डंक यूज करते हैं तो काउ डंक के अंदर हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होता है, कुछ रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वो गैस के फॉर्म में आपके आते हैं। जलने के बाद क्या होता है, इनके ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑक्साइड नाइट्रोजन का हो या सल्फर का हो, हमारा ये ऑक्साइड क्या है, ये हार्मफुल गैस है, ये जाके एयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। बट वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन पोल्यूट तो करता है। बट यहाँ पे हम जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्जन कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम इससे कंपेयर करें तो इसके तुलना में क्या है, ये पोल्यूट करेगा एयर को, और ये कोई भी पोल्यूशन एयर में नहीं करता है। अब यहाँ अगर हम चौथा पॉइंट ले कंपेयर करने में क्या होगा, जो यहाँ पे हम बायोमास से बायोगैस या बायोमास एनर्जी जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई विशेष स्पेशल डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई स्पेशल हमको
डिवाइस यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। बट यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो विदाउट स्पेशल डिवाइस के हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये वेरी एक्सपेंसिव है। ये क्या है आपका, वेरी एक्सपेंसिव है। इसके कंपेयर में क्या है, ये लो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये आपके कुछ दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो हमने इसको समझा दिया, ठीक है, ओके।